नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज से हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हैं वो तो मैं पिछले एक हफ्ते से डाल ही रहा हूं। तो मैंने ये सोचा कि चलिए करंट अफेयर्स पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। करंट अफेयर्स आजकल जो है पेपरों में आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। और आज से नहीं, पहले से ही है। बीच बीच पहले तो काफ़ी याद करने की चीज़ें आती थी, पर अब कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आने लगी, समझ पे ज़्यादा आने लगी। तो मुझे काफ़ी इसका अच्छा अनुभव है। ठीक है, मेरे को मैं मतलब बहुत साल से पढ़ा भी रहा हूँ करंट अफेयर। तो ये बहुत साल से मैं ये पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब भी पढ़ाता हूँ। प्लस मैंने अपने खुद से भी काफ़ी पेपर निकाले हैं। तो मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, चाहे वो SBI PO 2016 का, तब हमने निकाला था पहले, फिर 3 साल जॉब की। इस साल का UPSC है, वो भी हमने निकाला है। तो हम ट्रेंड का चेंज देख पाते हैं बहुत आसानी से ना। तो ट्रेंड का चेंज ये है कि पहले क्या होता था, पहले याद करने वाले करंट अफेयर्स आते थे, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते थे जो याद करे जा सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन है, अब ऐसे हैं कि आपको देखिए करंट अफेयर्स वो करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा डेटा है। डेटा को याद करने के बजाय समझ आवश्यक है। और समझ के लिए क्या है, जैसे करंट अफेयर का भी कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब आप एकदम से मैगजीन पकड़ के करंट अफेयर स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, तब तो आप इकोनॉमी को पढ़ पाओगे ना। सही, आपको जीडीपी तो पता हो होगा क्या, होता क्या है जीडीपी, तब आप जीडीपी का चेंज पकड़ पाओगे। समझ रहे हो, जीडीपी का चेंज क्यों आया, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर सही नहीं चला। कभी जीडीपी का चेंज क्यों वो नहीं हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में डी ग्रोथ आ गई। तो आपको पहले ही से ही पता होगा कि यार आईआईपी आंकड़े खराब है, तो इस बार जीडीपी का नंबर कम आएगा। कंजम्पशन ही नहीं हो रहा तो जीडीपी का नंबर कम आएगा, कारें ही नहीं बिक रही। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं, समझ की आवश्यकता। रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, समझ डेवलप होगी। पर उससे मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप इलिजिबल तभी हो जब आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमी आती हो, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आती हो। अभी जैसे साइक्लोन चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, नॉन ट्रॉपिकल वो साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन एक ही होते हैं। मूवमेंट कैसे होता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा किधर आते हैं, अरेबियन सी में कि बे ऑफ बंगाल में, कि बेसिक बेसिक जानकारी। इसके बाद जब भी साइक्लोन आएगा तो आपको पहले से पता हो। सही, ये सिंपल। तो आपको किस किस की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इकोनॉमी, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत पॉलिटी। तो इसके लिए तो हम काम ही कर ही रहे हैं, इकोनॉमी के वीडियो हम डाल ही रहे हैं, वो आप देखो। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अब करंट अफेयर्स में भी डिटेल में कॉन्सेप्चुअल चर्चा करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में। आप दोनों में से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियो ले सकते हैं। मैं क्या करूंगा, ये जो पीडीएफ है इसका जो ये जहां मिलेगा जिन ग्रुप में, उनका लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है यूएस नेशनल डेट हिट्स अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 36 ट्रिलियन। ना ये याद करना है कि ये 36 ट्रिलियन है, ना ये याद करना है कि ये यूएस का, मतलब कुछ इसमें याद करने का जैसा नहीं। तो इसमें समझना है कि क्योंकि आप आज 36 ट्रिलियन याद करोगे, कल वो 40 हो जाएगा। तो याद नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि बहुत तेजी से डेट बढ़ रहा है। डेट बढ़ने से क्या होता है, इतना तेजी से बढ़ गया है कि जो यूएसए की जीडीपी है, सही है, वो उसका 125% हो गया। और ये इतना बड़ा नंबर है, आप कल्पना करिए भारत की जो जीडीपी है लगभग लगभग 3.8 ट्रिलियन के आसपास। तो देखो मोटा माटी अगर समझे तो उसका 10 गुना है। समझ रहे हो आप कितना बड़ा नंबर है। और गलती से अब हर साल यूएस का डेट बढ़ता जा रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती जा रही है, और गलती से यूएस डिफॉल्ट करेगा। हालांकि थ्योरेटिकली तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी डॉलर की डिमांड है। पर खुदा ना खास्ता डी डॉलराइजेशन हो गया, डॉलर की डिमांड घट गई, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यूएसए डिफॉल्ट कर गया तो दुनिया में क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन 1927 वाला वैसा ही कुछ हालत होगी। ठीक है, ये जो 2007 में आए, ये कोविड आए, तो बच्चे हैं उसके सामने, ग्रेट डिप्रेशन के सामने। उस समय तो उसका नाम ही देखिए क्या है, ग्रेट डिप्रेशन। तो वैसी कुछ स्थिति हो सकती है। तो क्या है कि यूएस को अपना डेट घटाना है। हालांकि वो लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ इलेक्ट हो गए, तो उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया, डोजे। ठीक है, वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी का वो अंडर। तो उसमें क्या करेंगे वो, कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी एफिशिएंसी सेट करेंगे, तो कई लोगों को निकालेंगे, फालतू के खर्चे घटाएंगे, और इस 36 ट्रिलियन के कर्जे को पहले तो इसकी रफ्तार बढ़ने की रोकी जाएगी, क्योंकि 2007 के बाद रफ्तार तेज हुई, और कोविड के बाद तो और तेज हो गई। तो ये एक्सपोनेंशियल राइज हुआ, मतलब आप ये समझो। और इसी रेट से अगर ये चलता रहा तो मतलब ये लगभग लगभग पहुंच जाएगा 200। सही है, आज से 5-7 साल के बाद ये आपको 200% ऑफ जीडीपी दिखेगा। तो ये एक इशू है, कंसर्न है दुनिया के सामने। एक चीज समझ लीजिए, कर्जा इतना खराब नहीं। आप कर्जे का यूज कैसे करते हो, ये अगर हम कर्जे का यूज कंजम्पशन में करते हैं, जैसे आप और मैं, हमारे लिए खराब है कर्जा। क्यों, क्योंकि हम उसका यूज करेंगे कंजम्पशन में। भाई पर्सनल लोन ले लिया, उससे शादी कर ली,
ठीक है। हाँ, तो ये तो बहुत आम है इस देश में, सही है, या उसका यूज़ कर लिया कहीं किसी फंक्शन में, किसी और चीज़ में, तो ये प्रॉब्लम की बात है। अगर उसका यूज़ करते हैं प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करने में, तो कल को कमाई होगी। तो क्या कर सकते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, वो क्या कर सकते हैं, खूब ज़्यादा पैसा लेकर ऐसे एसेट क्रिएट कर सकते हैं जिनसे कल को कमाई हो। ठीक है, तो डेट खराब ही नहीं है, डेट कभी कभी अच्छा होता है। आप खुद देख लो, अंबानी में पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, पर अंबानी का ईयरली प्रॉफिट भी तो 1 लाख करोड़ है। तो उस 2.5 लाख करोड़ से वो क्या कर रहा है, पैसे जनरेट कर रहा है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। यही कहानी अडानी की, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, कर्जा हमेशा खराब नहीं होता, पर उसका यूज आप कैसे करते हो ये। आगे देखते हैं, ये पूरा चार्ट है जो आया था इकोनॉमिक्स टाइम में। तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है फॉसिल फ्यूल को, वो हाल ही के सालों में घटा तो है, पर जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया और चाइना, यहाँ पर वो उसकी रेट काफ़ी हाई है, काफ़ी रेट हाई है बढ़ने की। मैं घटने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे इंडिया अभी भी कैपेसिटी एडिशन कर रहा है थर्मल पावर प्लांट में, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो जो मेजर पावर सप्लाई है वो किधर से आ रही, थर्मल पावर प्लांट से। अब अगर हम थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल निकालना ही बंद कर दें तो इंडिया क्या हो जाएगा, एनर्जी डेफिसिट कंट्री हो जाएगा। और जो भी कंट्री एनर्जी डेफिसिट होगा, वो डेवलप फास्ट जीडीपी वहां कैसे बढ़ सकती है। आप खुद सोचो ना, बेसिक इंडस्ट्री है बिजली, तो बिना बिजली के तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी पावर की डिमांड है वो तो हम पूरी करें, चाहे वो कैसे भी करें। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल हो या नॉन फॉसिल फ्यूल हो। अच्छा, आप कहेंगे इससे क्लाइमेट पे तो असर पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो अभी जैसे सीओपी चल रहा है, सही है, सीओपी चल रहा है ना, वो मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि डेवलपिंग कंट्री ये डिमांड कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री से, भाई तुम हमको पैसा दो। तुम क्यों हमको पैसा दोगे, सही है, मन में आपके सवाल आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि भाई तुमने तो कर लिया पूरा वो प्रदूषण, तुमने कर दिया अपना डेवलपमेंट। अब जब हमारा डेवलपमेंट करने की बारी आ रही है तो उसके लिए एनर्जी लग रही है। अब एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज है, उनको डेवलप करने के लिए लगेगा पैसा। अब पैसा है कहाँ, थर्मल पावर प्लांट में क्या है, वो आसानी से हो जाता है, कोल आसानी से निकल जाता है, उसमें इतना वो इन्वेस्टमेंट नहीं। तो पैसा किन से लिया जाएगा, अमीर देशों से। और उन्हें पैसा क्यों देना है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी बनती है। हमारा डेवलपमेंट हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने कर लिया, अब उनका पैसा है तो वो हमारे दे, हम कोई उनसे लोन नहीं, मतलब खैरात नहीं मांग रहा, आप लोन दे दो, आप सस्ते दर पे लोन दो, ताकि जो गरीब देश है वो डेवलप कर सके। तो ये आर्ग्यूमेंट रहता है, इसी पर डिबेट चल रही है। अब वो अभी फाइनेंस डील हो ही नहीं पाई, ये इशू तो है। सही, आगे बढ़ते हैं। सही, नीचे देखते हैं, जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बढ़ गया, 8.5% जो है ये बढ़ गया। अब वो 1.8 लाख करोड़ हो गया। ये पर मंथ की बात कर रहे हैं, ये नवंबर में हुआ ऐसा। अब ये दो कारणों से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता है, सही है। वैसे एक कारण और भी है जो इसके अलावा है, पर पहले ये समझ लीजिए ये दो कारण। पहला कारण क्या है, जो है कंप्लाइंस। तो अगर जैसे जैसे क्या करेंगे, कंप्लाइंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका बढ़ता जाएगा जीएसटी। क्यों, क्योंकि जो लोग अभी टैक्स नहीं दे रहे भाई, उनको भी टैक्स एम्बिट में लाएंगे तो टैक्स बढ़ेगा, बेसिक लॉजिक। दूसरा क्या है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो भी होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, अभी कुछ दिन पहले जीडीपी का आंकड़ा है 5.4 5.5 के आसपास है, और वो बढ़ रहा है 5 की स्पीड से। जीडीपी तो बढ़ी 5 की स्पीड से, ये जीएसटी बढ़ रहा है 8.5 की स्पीड से। ये क्या चल रहा है, क्योंकि जितनी ग्रोथ होगी भाई उतना ही तो बढ़ेगा वो, सही। तो शुरू में तो क्या हो रहा है कि कंप्लाइंस में, अब तो मोटा मोटी बहुत सारे लोग कंप्लाइंस में जुड़ गए ना, मतलब बहुत सारे लोग सिस्टम में आ गए। अब ये इतना फास्ट क्यों बढ़ा, देख लो ना, आप 3.5% के आसपास है, अब इतना हाई क्यों। इसका रीजन है इन्फ्लेशन। अब खुद सोचो, अब इन्फ्लेशन जो यहाँ नहीं लिखा है, जो पेपर में नहीं लिखा है, वो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अब आप खुद सोचो, कोई चीज 100 रुपए की, तो इस पे इसका 18% मान लो जीएसटी, तो वो कितना हो गया, 18 रुपए। अब ये चीज 1 साल के बाद 110 रुपए की हो गई, तो क्या जीएसटी बढ़ा, हाँ, बिना मेहनत के जीएसटी बढ़ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सही। तो ये जो बिना मेहनत के ये जीएसटी बढ़ा, अब ग्रोथ तो आ रही नहीं, टेक्निकली होना क्या चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए, तो जीएसटी बढ़ना चाहिए। अब ग्रोथ तो है ही नहीं, सही है, बिना ग्रोथ के जीएसटी बढ़ गया। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन आई, ये बड़ा इशू है, तो बड़ा भयंकर इशू है दुनिया में, सही है। तो ये जो इशू है इसको हम डील कर रहे हैं किससे, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन भी हाई है। अभी देख लो ना, आपने सीपीआई का आंकड़ा देखा होगा, उसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ जा रहा है। तो ये जो आंकड़ा है, इस पर खुश होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो सरकार क्या करती है, इसे कई बार ऐसे दिखाती है, देखो जीएसटी का आंकड़ा बढ़ रहा है तो डिमांड तो होगी, नहीं, डिमांड है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ने से भी जीएसटी का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये एक नई पिक्चर है, ये एनालिसिस है जो आपको समझना है, सही। तो जीएसटी का आंकड़ा बढ़ा है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार बढ़ रहा है। सरकार चाहती है 2 लाख करोड़ तक हो जाए, ठीक। तो जीएसटी जो है हम सब भर रहे होते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी,
ठीक है, हम कोई भी सामान लेते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव मतलब पहले से ही होता है, एमआरपी में जीएसटी पहले से ही होता है। अब ये बिल्कुल फैक्ट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। हॉकी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा है दूरदर्शन के साथ कि भारत में जो है वो नेशन वाइड कवरेज मिले। अब दूरदर्शन तो बहुत, उसकी जो रीच है वो बहुत दूर दूर तक है, तो दूरदर्शन में क्या होगा, अब हालांकि देखते कितने लोग हैं ये भी है, उनकी व्यूअरशिप कितनी है, पर गांव देहात बहुत ही दूर तक उनका नेशन वाइड कवरेज है। तो हॉकी इंडिया ने एक पार्टनरशिप उनके साथ साइन करी कि जब भी मैच होंगे हॉकी इंडिया के तो क्या होंगे, तो फिर वो दूरदर्शन में दिखाए जाएंगे। इससे क्या होगा, हॉकी का प्रचार प्रसार देश में बढ़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर हम लोग के मन में भ्रम होता है कि भारत का नेशनल गेम हॉकी है, ऐसा है नहीं। सरकार ने पार्लियामेंट में कहीं नहीं कहा भारत का नेशनल गेम हॉकी, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इंडिया जो है वो एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिससे हम एफ्टा कंट्रीज, एफ्टा एक पर्टिकुलर ग्रुप है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंचेस्टाइन। सही है। अब यूरो में क्या है ना, यूरो जो जोन है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो यूरो जोन का हिस्सा तो है, यूरो जोन का हिस्सा है, पर वो क्या करते हैं वहां आपस में वो यूरो करेंसी यूज नहीं कर रहे। कुछ ऐसे हैं जो यूरो जोन का हिस्सा नहीं है पर वो यूरो करेंसी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे इफ एंड बट है। ऐसे ही एक अलग सा ग्रुप है मतलब यूरोप में, जो ये 4 देशों का है। ये ट्रेड करने के लिए ये क्या करते हैं, ये चारों देश कहीं भी जाते हैं तो ये अपना पैक्ट साइन कर रहे होते हैं, तो ये अलग से। तो भारत इनके साथ अभी पैक्ट साइन करने की बातचीत वो चल रही। पैक्ट कौन सा, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनके साथ करने की भारत कोशिश कर रहा है। अब आपको पता होगा स्विट्जरलैंड, सही है, स्विट्जरलैंड में बहुत सारी नीश टेक्नोलॉजी है, घड़ियां आपने सुनी होंगी स्विट्जरलैंड की, गोल्ड में जो है स्विट्जरलैंड बहुत काम करता है, सही है। तो गोल्ड दुनिया में जो हर जो मोटा मोटी ऐसे कहते हैं कि दुनिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग वो गोल्ड है वो स्विट्जरलैंड से नहीं होता, पर दुनिया का मैक्सिमम गोल्ड स्विट्जरलैंड से होके वो जाता है, क्योंकि गोल्ड का काफी काम करते हैं। आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ क्या है, ये सब जो है यहाँ कमोडिटी बढ़िया होती है, डेयरी इनका बहुत बढ़िया है, चीज इनका बहुत बढ़िया है, इनका टेक्नोलॉजी बहुत नीज है। तो ये भारत क्या चाहता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट भारत में, ऐसी अपेक्षा है कि 50 बिलियन का एफडीआई 10 सालों में यहाँ से आ सकता है। तो भारत क्या कर रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपने को मिले, और इधर कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब चाइना जैसा कोई रिस्क भी नहीं है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, इनका कोई ऐसा मतलब सही है हार्मफुल वो इंट्यूशन नहीं है इंडिया के प्रति। तो भारत क्या चाहता है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट भारत में है। 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो एफ्टा, एफ्टा के अंदर कितने कंट्रीज, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में भारत इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा, फिर ये न्यूज में रहेगा, ठीक है। जब वो न्यूज आएगी तो मैं कवर करूँ। आगे आते हैं फिफ्थ, पुतिन अप्रूव्स, सही, पुतिन कौन है, रशिया के राष्ट्रपति। तो इन्होंने अप्रूव कराया रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग 145 बिलियन की। 145 बिलियन ना आंकड़ा याद करने की आवश्यकता है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, खाली ये समझना है देश में अगर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या काम होगा, तो लोगों को जो फायदा मिलता है। अब भारत में सोचिए आप, कुछ पैसा एजुकेशन में जाता होगा, कुछ पैसा बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाता है, मनरेगा में जाता है। अब आप डिफेंस का अगर एकदम से 32% बढ़ाओगे तो क्या होगा, बाकी जगह खर्चा कम करना पड़ेगा, बाकी जगह खर्चा कम करना पड़ेगा। तो खुद सोचो, डिफेंस में चाहे कितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा, पर क्या वो कल को जीडीपी बढ़ाने में, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में योगदान देगा? आंसर इज नो। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, सही है। तो ये एक इशू है। तो डिफेंस बजट बढ़ तो रहा है रशिया का, लेकिन प्रॉब्लम है। अच्छा, रशिया का क्यों बढ़ा है, क्योंकि 2 इशू है। एक तो यूक्रेन वॉर चल रही है रशिया की, पहला ये, तो वहां तो जो लड़ रहे हैं वो खर्चा ही रहा है सेना को देने में। इधर इधर पीछे क्या हो रहा है भाई, वो ईरान से ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, सही है, अपने वहां मिसाइलें वो बनानी पड़ी हैं हर साल, उस पर जो खर्चा लग रहा, तो मतलब वॉर काफी महंगी होती है, देख लो आप कितनी महंगी है। इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं जिनको ग्रोथ करनी होती है अच्छी जीडीपी, वो वॉर से बचते हैं, क्योंकि एक वॉर से बड़े बड़े देश क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन था, 2 वर्ल्ड वॉर वो लड़ी, आज उनकी ये हालत है, देख लो आप। वरना एक जमाने में ब्रिटेन कितना अमीर देश हुआ करता था, ठीक। हाँ, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 6th, ट्रंप ने वार्न करना है, वो कब वार्न करा है ब्रिक्स नेशन को। अभी क्या हुआ, ब्रिक्स की मीटिंग हुई, तो ब्रिक्स नेशन में क्या हुआ, ऐसा हवा उड़ने लगी कि हम एक करेंसी बनाते हैं, ब्रिक्स करेंसी। क्यों बना रहे हैं, मतलब क्यों बना रहे हैं ब्रिक्स वो नेशन करेंसी? 2 प्रॉब्लम है, 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला तो देखो, पहले ब्रिक में होते थे 5 कंट्री, ये जो 5 के नाम लिखे हैं, ब्राजील, सही है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ये एक्सपेंड हो गए, ठीक है, ये एक्सपेंड हो गए। अब धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हो रहा है। अब खुद सोचो, जब ब्रिक्स की करेंसी आएगी तो डॉलर का यूज कम हो जाएगा, डॉलर का यूज कम हो जाएगा तो यूएसए की हेजीमनी कम हो जाएगी। अभी तो हमने ऊपर देखा कि यूएसए टेक्निकली थ्योरेटिकली कितना भी पैसा छाप सकता है, क्यों? क्योंकि यूएसए के पैसे की डिमांड है भाई, तेल का ट्रेड होगा यूएसए में, सबको डॉलर चाहिए दुनिया में। अब तुम ब्रिक्स की करेंसी ले आओगे, सारा व्यापार तुम्हारा ही होगा, दुनिया में डी डॉलराइजेशन बढ़ रहा है,
लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, सही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डॉलर का यूज कम हो जाएगा। अब जैसे ही डॉलर का यूज कम होगा और कर्जा अमेरिका का इतना है, तो भाई साहब बड़ी दिक्कत आएगी। इसी कारण से क्या हो रहा है, ट्रंप ने सीधी चेतावनी दे दी, अगर ब्रिक्स नेशन तुमने अपनी करेंसी निकाली और डॉलर का यूज कम किया तो मैं तुम पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ वो लगाने से क्या होगा, टैरिफ लगाने से ये होगा, जब भी अब इंडिया का ट्रेड सरप्लस, जो सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ है। अब उनने हमारे प्रोडक्ट में ही अगर टैरिफ लगा दिया तो सोचो भारत को कितना नुकसान होगा ट्रेड में। ये इशू, चाइना का सरप्लस यूएसए के साथ है, सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट ही यूएस है ना, जितना यूएस कंज्यूम करता है उतने तो कई देश मिला के नहीं कर रहे होते। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो ट्रंप ने सीधी धमकी दी, ठीक, और ट्रंप अपने देश के लिए तो ठीक ही कर रहे हैं टेक्निकली देखा जाए। तो रशिया और अदर ब्रिक्स नेशन क्या चाह रहे हैं कि डिपेंडेंसी जो है डॉलर पे कम हो जाए। ट्रंप समझ गया, इसलिए ट्रंप ने अपना खेल खेला। आजकल क्या हो रहा है, सीरिया में लड़ाई चल रही है। ये सीरिया का राष्ट्रपति है जिसकी फोटो आपको दिख रही है, अल बशर नाम है इसका, ये कोने में दिख रही होगी भाई की फोटो। इसे सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के लोग, रशिया बैक्ड है, सही है। अब उधर क्या हो रहा है, उधर पूरा एक रेबल ग्रुप खड़ा हो गया, सही है, सीरिया में। तो अब उन्होंने क्या करा, एक महत्वपूर्ण शहर एलेप्पो, इसको कैप्चर कर लिया, ठीक, इसको कैप्चर कर लिया। आपको क्या याद रखना है इसमें, केवल और केवल आपको इतना याद रखना है कि सीरिया की कैपिटल क्या है। तो सीरिया की कैपिटल क्या है, दमास्कस, मैप में दिख रही होगी आपको, देखो जूम कर देता हूँ, ये मैप में पीडीएफ से भी देख सकते हैं। और ये जो है, ये कौन सा शहर है, सबसे लार्ज है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, एलेप्पो इज सिचुएटेड, क्योंकि न्यूज में था। अब अपन सोचते रहेंगे क्योंकि वो कैपिटल तो है नहीं, सही, कई लोग जो याद कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, एलेप्पो किधर है, तो एलेप्पो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, सीरिया में। रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही, तो रशिया यूक्रेन के जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वो पता होना चाहिए, सही। ये सब मोटी मोटी चीजें आपको पता होनी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जेपी नड्डा साहब ने कहा कि भारत में जो एच आई वी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये HIV वायरस होता है, सही है। इसके इन्फेक्शन डिक्लाइन हुए। तो HIV से क्या होता है, HIV से हो जाता है एड्स, आप जानते हैं। तो उसमें डिक्लाइन आया 44%। अच्छा, पूरी दुनिया का ऐसा टारगेट है, सही, पूरी दुनिया का ये टारगेट है SDG रिफॉर्म में, सही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, कि हम एड्स को खत्म कर देंगे 2030 तक। तो काफी उग्र तरीके से, काफी फास्ट तरीके से इस पर काम हो रहा है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अभी नीचे हम पढ़ेंगे, आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि एड्स की एक ऐसी वैक्सीन बन गई जो 100% एड्स को फैलने से रोक देती है। तो ये नीचे हम पढ़ेंगे। अभी भी पूरा ऐसा सिस्टम है जो आप अगर इनिशियली टाइम पे ले ले तो HIV को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अभी नीचे देखिए, 90-90-90 है टारगेट, सही है। 90% डायग्नोसिस, 90% ट्रीटमेंट और 90% सप्रेशन। इंडिया ने तो ये बहुत ही बढ़िया कर दिया। इंडिया में ये जो टारगेट है, हम टारगेट को ओवरशूट कर रहे हैं। 95, 95, 97, 95% लोग को हम डायग्नोसिस कर देते हैं, 95% लोगों का हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, और 97% लोग का तो हम सप्रेशन करते हैं। सप्रेशन मतलब HIV इतनी आराम से बॉडी में फैलेगा कि HIV एड्स से नहीं बन पाए, समझिए। अभी नीचे हम पढ़ेंगे कि एक तो ऐसी दवाई खोज गई है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो ये मोर इंपॉर्टेंट है, 90-90-90, ये क्या है, भारत के द्वारा जो है लिया गया स्टेप है, और इंडिया उसमें ओवर अचीव कर रहा है, तो ये अच्छी चीज। नीचे देखते हैं, एक, ठीक है, वाधवन पोर्ट है, ये महाराष्ट्र का पोर्ट है। ग्रीन फील्ड क्या होता है, ये ग्रीन फील्ड पोर्ट है। ग्रीन फील्ड मतलब जो स्क्रैच से बनना है, जो बिल्कुल नया है। एक ब्राउन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड मतलब अगर पोर्ट का हम जो कैपेसिटी, हर पोर्ट की एक कैपेसिटी होती है, अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसको कहेंगे ब्राउन फील्ड। किसी भी इंडस्ट्री की कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे तो ब्राउन फील्ड, पर नए से स्क्रैच से कोई प्लांट लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ये बेसिक चीज है। तो वाधवन प्रोजेक्ट आपको, पोर्ट आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में। ये बना रहे हैं दो लोग, एक तो JNPA यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, सही है, ये बना रही है। दूसरा MMB, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ये दोनों मिलके डेवलप कर रहे हैं इसको। इसकी कॉस्ट आएगी 76,000 करोड़। याद क्या करना है इसमें, केवल एक सिंपल सी चीज कि वाधवन पोर्ट कहाँ है। तो अपन ऐसे गुजरात में न टिक मारा है, ठीक, गुजराती नाम लग रहा, महाराष्ट्र में। और JNPA और MMB याद रख लें तो बहुत बढ़िया। 76,000 करोड़ याद करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं लगती मुझे तो। अब देखिए, यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने क्या कर दिया है, उसने गूगल को मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस के लिए एक्यूज किया। अब होता क्या, देखिए, पूरे जितना भी सर्चिंग, जितनी भी ऑनलाइन सर्च है उसमें हेजीमनी मतलब एक छत्र राज गूगल। हम आप सब गूगल यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग आजकल नए नए ब्राउजर भी यूज कर रहे होते हैं, पर उसमें भी जो सर्च इंजन है वो गूगल का ही। भाई आप कोई भी ब्राउजर यूज करो, सर्च तो आप गूगल में ही कर रहे हो ना। तो ये गूगल की एक मोनोपोली हो गई। तो इस मोनोपोली से क्या होता है, अब गूगल इससे पैसे नहीं कमाता, गूगल क्या करता है, इससे डेटा ले लेता है काफी।
आप सर्च क्या करते हो, ये तो पूरा डेटा है ना गूगल के पास, तो गूगल को पता है आपको कौन सा प्रोग्राम मतलब कौन सा प्रोडक्ट पिच करना है, कौन सी सर्विसेज पिच करनी है, ये डाटा गूगल बेचता है लोगों को, इससे गूगल कमाता है। दैट इज द थिंग। अब ये यूएस का एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, इसने कहा भाई साहब ये तो तुम तो कोई मतलब एक होता है कंपटीशन प्रैक्टिस, अब तुमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिससे कोई कंपीट ही नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारा ही एक छत्र राज है और हम ये चाहते नहीं। तो वो चाहते हैं कि जो गूगल की कंपनी, अब गूगल की एक पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब बड़ी कंपनी जिसका गूगल पार्ट है, उसका नाम है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि गूगल से बोलो कि गूगल तुम क्या करो, इस जो ये सर्च इंजन है इसको क्या करो, इसमें जो तुम्हारी मोनोपोली है इसको हटा दो, मतलब आप इससे डाइवेस्ट कर दो, इसको किसी और को दे दो ताकि तुम्हारा एक छत्र राज ना रहे। ये ठीक, तो ये हो गया। अब फोर्स कर रहा है, देखो गूगल क्या करता है। डिफेंस, डिफेंस में क्या है, ये इसको कहते हैं बैराज, ठीक है, बैराज इसका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। अब ये जो ACTCM बैराज है, एम्यूनिशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बैराज, सही है। ये जो है सूर्यदीप्ता नाम की कंपनी है, उन्होंने इंडियन नेवी के लिए बना दिया है, और 8th है, ऐसे 7 पहले से ही नेवी के पास है, तो उन्होंने ये दिया। आपको क्या क्या याद करना है, एक तो सूर्यदीप्ता याद कर लेना, दूसरा ACTCM की फुल फॉर्म याद कर लेनी है, एम्यूनिशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बैराज, तो इससे एम्यूनिशन तो होता ही है इसमें, टॉर्पिडो आपको पता ही है टॉर्पिडो क्या होते हैं, टॉर्पिडो आर यूजफुल टू किल सबमरीन्स एज वेल एज टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हाँ तो सही है, ये इससे निकलते हैं। दूसरा क्या है, इसमें मिसाइल्स भी होती है, तो ये सब अभी क्या क्या सूर्यदीप्ता ने 8वां दिया है किसको, इंडियन नेवी। ये इसकी फोटो जस्ट 11 वाला। देखिए दो चीजें आपको करंट अफेयर में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, कहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे अपने को बस खाली अब इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, 3 बार 4 बार आप पढ़ लीजिए, एक बार अभी पढ़िए, एक बार वीकली रिवीजन में पढ़ना, और तीसरी बार मंथली में पढ़ना, तो आपको याद ही हो जाएगा। सूर्यदीप्ता नहीं, 8th ACTCM बैराज भी है इंडियन नेवी, सिंपल। अब क्या हुआ, जो बुसान करके एक जगह है, कहाँ है, साउथ कोरिया में, वहां क्या हुआ, COP के बाद, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फॉर क्लाइमेट चेंज के बाद वहां एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि यार हम ऐसे करते हैं, लीगल बाइंडिंग लाते हैं। लीगल बाइंडिंग कैसे, कि हम ऐसे लीगल बाइंडिंग लाते हैं कि प्लास्टिक का यूज ही बंद कर दे सब, क्योंकि क्या हो रहा है दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत हो रहा है, और प्लास्टिक पोल्यूशन में भी माइक्रो प्लास्टिक बहुत बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, जो हम चीजें खा रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक है, आप रोज प्लास्टिक ले रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, धीरे धीरे प्लास्टिक क्या आ रहा है, हम मछली खा रहे हैं उसमें प्लास्टिक है, क्योंकि वो मछली कहाँ से आई है, नदी या समुद्र से। अब आपने देखा ही होगा वो नदी और समुद्र में क्या हो रहा है, हम प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की थैलियां ये सब फेंकते हैं, तो धीरे धीरे वो प्लास्टिक क्या होता है, डिग्रेड होता है, वो प्लास्टिक छोटे जंतु खाते हैं, फिर उनको मछली खाती है, वो होता है, फिर हम उन मछलियों को खाते हैं, तो हमारे अंदर वो प्लास्टिक हो रहा है, उससे 36 बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर हो जा रहा है, बहुत सारी नई नई बीमारियां हो रही है प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक है तो हार्मफुल ही। तो अब इसको रोकने के लिए वो बुसान में कर रहे थे पूरा उनका कॉन्फ्रेंस, कि हम क्या करते हैं, लीगली बाइंडिंग पैक्ट साइन करते हैं। बुसान कहाँ है ये आपको याद रखना है, साउथ कोरिया में। उसकी टॉक्स फेल हो गई, उसकी टॉक्स फेल हो गई, क्यों, क्योंकि अब बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री हैं, अब देखो आप उनका तो काम ही नहीं चलेगा बिना प्लास्टिक, ठीक। अब प्लास्टिक को रिप्लेस करने का ऐसा तो कोई अभी तक मतलब सस्टेनेबल कोई चीज बनी ही नहीं है, सही। आप कागज का आप कितना यूज कर लोगे, उससे भी फिर क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट तो आएंगी, क्योंकि पेड़ काटोगे आप, ऐसे तो बनेंगे नहीं कागज भी, तो ये इशू है। अभी इस पर बातचीत चल रही है, देखो अभी पहला स्टेप तो हो गया, धीरे धीरे वो करेंगे बातचीत, अगले साल कोशिश करेंगे कि जो अपने डिफरेंस है उसको सॉल्व करें। और डिफरेंस है किसके बीच में, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं कि हट जाए, अब उनके पास तो पैसा है टेक्नोलॉजी रिप्लेस करने का, नए नई चीजों को यूज करना, हाँ भाई डेवलपिंग कंट्री के पास कहाँ पैसा है, इसीलिए आप देख रहे होंगे डेवलपिंग कंट्रीज में ही ज्यादा वो क्या होते हैं, ये प्लास्टिक के ढेर होते हैं, ये रीजन यही है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, वो कैसे उसको रिप्लेस करें। अब आ जाते हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हुआ MSP हाई करने के लिए। MSP क्या होता है, अभी जैसे खरीफ का सीजन खत्म होने वाला है, खरीफ का सीजन जो है ये अपना बरसात जुलाई के आसपास, जो फिर जून जुलाई के आसपास जो फसल बोते हैं, फिर उसको सितंबर में काटते हैं, मई के आसपास है वैसे तो, लेकिन जून जुलाई भी बहुत मतलब बहुत सारे लोग जून जुलाई के आसपास बोते हैं, वो बोते हैं, और उसके बाद उसको सितंबर में काट रहे होते हैं। तो ये तो चावल हो गया, ये पैडी हो मतलब ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। तो 14 खरीफ की फसलों में MSP हाइक कर रही सरकार। MSP क्यों हाइक कर रही है, क्योंकि एक तो क्या है, किसानों का हर साल MSP बढ़ता है इन्फ्लेशन के तहत, दूसरा एक फॉर्मूला भी है कि किसान जितना उसमें
खर्चा लगाते हैं, सही है, लेबर इंक्लूडेड, उसका 150%, मतलब अगर 100 रुपये खर्चा है तो 150 रुपये तो कम से कम किसान को मिले, तो इस हिसाब से एमएसपी हाइक होती है। अब आपको क्या क्या याद करना है, आपको दो चीजें याद करनी है। एमएसपी हाइक की रिकमेंडेशन कौन देता है, उसका आंसर क्या है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, आपको दिख रहा होगा, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब 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 ऐसा नहीं वो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होगा और उधर वो बढ़ जाएगा, नहीं, जो सीएसीपी रिकमेंड करेगा उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक, हाँ ये ध्यान रखना, बाइंडिंग नहीं है सरकार पे, पर सरकार जनरली इसको मान ही लेती है, ये होगा। अब आपको एक और चीज याद करनी है जो पेपर में आ सकती है कि 14 खरीफ फसलें, खरीफ की फसलें कैसी है, ये पूछ लेगा। जैसे ये नहीं तो नहीं पूछेगा पैडी खरीफ है कि रबी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब जैसे यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया था क्या, कि नाइगर सीड, और ये बिल्कुल लेटेस्ट 2022 में पूछा है कि नाइगर सीड क्या है, मतलब खरीफ है, रबी है, जायद है, क्या है, तो उसका आंसर क्या है, खरीफ। क्यों, वो कहाँ से उठाया, क्योंकि उस साल भी हाइक हुआ होगा, अब ये नाइगर सीड है। तो ऐसी अटपटी जो फसल है उनका ध्यान रखना है मोटा मोटी, वही मैंने लिखा है, नेम्स में बी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, यूपीएससी में पूछ लिया, सही है। तो अब आप ऐसा मत समझना कि यार ये यूपीएससी में पूछा, बैंक में थोड़ी पूछेगा, अरे वही ट्रेंड है भाई, सेम ट्रेंड है, जो आज वहां पूछा जा रहा है, से कल को वो लोग आगे बढ़ेंगे, एडवांस बढ़ेंगे, तो आपके लिए ये माल बनेगा फिर पीछे, रहता हूँ, इसलिए एक नजर बनाए रखनी होती है, सही, वो काम मैं कर ही रहा हूँ, तो आप देखते रहो। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, एक मिनट, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फसलों का नाम, खाली रीडिंग माननी, ज्यादा याद नहीं करना है, इसीलिए मैंने लिखा है जस्ट रीडिंग, ये नहीं कि इसको याद करने बैठे। पैडी है, हर बार फसल, हर बार खरीफ सीजन आएगा हम पढ़ते रहेंगे, अभी तो फसल कितनी हुई, कितना एमएसपी बढ़ा, इस सब की अभी 3-4 दिन आएगी, आपको बस एक सरहरी निगाहों से देख लेना। पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, ये सनफ्लावर सीड पूरा एक है, वो जो होते हैं ना सरसों के दाने, सोयाबीन, सीसम, नाइगर सीड और कॉटन, ये 14 फसलें, इतनी ही खरीफ की फसल नहीं, एमएसपी इतनों में मिलती है, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो, ठीक है, आपको जहां जहां कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, बाकी करंट अफेयर्स में 30 से 40 मिनट इज सफिशिएंट फॉर अ डे, बहुत है इतना, फिर आपको ये पढ़ना भी तो है। अब एक असला वो नई चीज आई है जिसका नाम है मिशन हिमवीर, ठीक है, मिशन हिमवीर, ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा लाया गया मिशन है, लॉन्च करा गया मिशन है। इसमें क्या हो रहा है कि जो लोकल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये लोकल एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है, उसके लिए मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। अब खुद सोचो, अरुणाचल प्रदेश है वो कोने में, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो मार्केट है, मार्केट का लिंकेज नहीं है क्योंकि बहुत कोने में है ना। अब सोचो यहाँ होता, सही है, अब असली मार्केट जो है वो किधर है, अपना खाने वाले कंज्यूम जनसंख्या किधर है, नॉर्थ ईस्ट में कम है ना, अरुणाचल प्रदेश तो लीस्ट डेंस कंट्री, वो लीस्ट डेंस स्टेट है, समझ रहा, तो उनको ऐसे मार्केट लिंकेज चाहिए कि जो लोकल एग्रीकल्चर वहां प्रोड्यूस हो रहा वो तुरंत मार्केट में भेजा जा सके, वो यूपी आ सके, वो बिहार आ सके, वो ऑल ओवर इंडिया जा सके, वो फॉरेन जा सके, वहां नहीं हो रहा तो म्यांमार जा सके, भूटान जा सके, चाइना जा सके। तो वो एक उन्होंने मिशन हिमवीर करके ऐसा एक पूरा प्रोजेक्ट लाया, उसका मेन फोकस क्या है, लोकल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट का लिंकेज को बढ़ाना, ये उनका प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ कुछ स्कीमें जैसे सरकार की है, ई एग्रीकल्चर मार्केट से ई नैम, ठीक, ये सब स्कीमों का इसमें क्या होगा, इसको भी उसमें समन्वय किया जाएगा, उसका भी इसमें यूज लिया जाएगा। ठीक, तो मिशन हिमवीर याद रखना है एट द एंड ऑफ द डे, किसका है, कौन से स्टेट का, अरुणाचल। कर क्या रहे हैं, लोकल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट चाहिए। 2024 में 2025 में महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में। अब जितने एरिया में महाकुंभ होने वाला है ना, तो यूपी ने उसको खुद ही डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया, बोला ये नया डिस्ट्रिक्ट, बार बार का लफड़ाई खत्म करो, इसको एक डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर दो जहां जहां महाकुंभ होगा। तो उसको डिस्ट्रिक्ट करने पे क्या होगा, अब उसके लिए नया डीएम बनेगा, उसके लिए पूरा नया एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, तो जो प्रोसेस होगी वो काफी एफिशिएंटली हो पाएगी। प्रयागराज तो बहुत बड़ा है, सही है, तो पूरा प्रयागराज मैनेज करना इज अ टफ थिंग, तो क्या ये बहुत बढ़िया है, सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आएगी, दैट इज द थिंग। इसीलिए क्या करा उन्होंने, महाकुंभ का एरिया जो है उसे डिक्लेयर कर दिया न्यू डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया पहली चीज। महाकुंभ का मेला शेड्यूल कब है, जनवरी 2025 में, ठंड के आसपास ही होता है, ठीक, ये ध्यान रखिए। अब अच्छा, इसमें एक और चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, महाकुंभ का मेला कितने सालों में होता है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक कुंभ होता है, एक अर्धकुंभ होता है, ये ध्यान रखिए, अर्धकुंभ भी तो होता है, और एक 144 साल में होता है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। मोटा मोटी तो मैंने आपको बताई दी है, 6-12 अर्धकुंभ 6 साल में, महाकुंभ 12 साल में, ठीक है। महाकुंभ कहाँ कहाँ होता है, ये सब आपका आपका होमवर्क है। एक तो प्रयागराज ही है, सही, और बाकी 3 जगह और है जहाँ होता है, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये आपको ढूंढना है, कुछ तो आप भी करोगे ना।
चलो 15 वाला सिनबैक्स एक्सरसाइज है। सिनबैक्स एक्सरसाइज केवल इतना याद रखना है, सिनबैक्स एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, पुणे में, और किन देशों के बीच में हो रही है। डेट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो सिनबैक्स एक्सरसाइज पुणे में हो रही है। इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी ये एक्सरसाइज करे। सिनबैक्स नाम से ही पता लग रहा है, कंबोडिया आई से इंडिया, खेल खत्म, ठीक है। तो अब इसको याद करने का टेंशन भी नहीं लेना। सिनबैक, सी से कंबोडिया, आई से इंडिया, ठीक है। अगली बार जब भी सी वो सिनबैक्स दिखे तो हर साल होगी एक्सरसाइज, मतलब ध्यान रखना। 16 क्या है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट आने वाला है, बिल अभी सरकार लाने को बिल्कुल तैयार है। भाई वो लोकसभा का सेशन तो तब तो लाए सरकार, सही। अभी वहां तो क्या हो रहा है, विपक्ष हर दिन वो सेशन ही नहीं होने दे रहा। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल आने वाला है। इस बिल से क्या होगा, क्या क्या अमेंड हो जाएगा, नई नई चीजें आएंगी। इसमें आएंगी नई नई चीजें। एक तो आरबीआई एक्ट को अमेंड करने की बात हो रही, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बैंकिंग लॉ को चेंज करोगे तो बैंकिंग लॉ है किधर किधर, आरबीआई एक्ट से आते हैं कुछ लोग, कुछ तो बीआर एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, कुछ वहाँ है। एसबीआई का एक्ट भी अमेंड करना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनीज का एक्ट, यानी जो 1969 में बैंक जो हमारे नेशनलाइज हुए थे, फिर एक दोबारा हुए 1980 में, तो उन सब एक्ट में क्या होगा, अमेंडमेंट आएगा। उसके लिए एक पूरा बैंकिंग लॉ बिल ला रहे हैं। अगर वो पास हो गया तो इतनी जगह जो जो नेसेसरी अमेंडमेंट है वो चेंज कर दें, ठीक है। तो ध्यान रखना। सिंगापुर जो है वो भारत का लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है। ये कंट्रीब्यूटर मतलब लार्जेस्ट कैसे हुआ, ये Q2 में, Q2 कौन सा होता है देखिए समझिए। Q1 जो होगा वो अप्रैल से लेकर, क्वार्टर मतलब कितने महीने, 3 महीने, ठीक, 3 महीने का क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, सही। तो 3 महीने अप्रैल से लेकर जून तक, पहला अप्रैल मई जून। दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक, तो जुलाई से सितंबर का डेटा आया। उस डेटा में सिंगापुर जो है वो लार्जेस्ट क्या हो गया, अपना इंडिया का एफडीआई कंट्रीब्यूटर हो गया। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई होता है, एक एफडीआई होता है। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए आता है, बड़े समय के लिए। तो ये कैसा आ रहा होता है, जैसे भाई दिल्ली मेट्रो बननी है तो उसमें जापान ने इन्वेस्ट कर दिया, बुलेट ट्रेन बननी, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा दिया जाता है वो एफडीआई, समझ रहा। सिंगापुर से सबसे ज्यादा है, तो लगभग लगभग 13.6 बिलियन। अब ये 50% है लगभग, तो उसका डबल कर लो, 13 का 26, तो 27 बिलियन के आसपास आए, ठीक है। लड़की बहन योजना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र का तो पूरा इलेक्शन ही लोग कह रहे हैं कि इसी पे जीते, ठीक है। ये शिंदे द्वारा लाई गई थी। आइडियली ये ओरिजिनल योजना नहीं, ओरिजिनल योजना चली एमपी में, उसका नाम था लाडली बहन योजना। वहां से उन्होंने सीखा कि वुमेन को हम लोग सीधा कैश ट्रांसफर करें, 21,000 मंथली हम कैश ट्रांसफर करेंगे एलिजिबल वुमेन को। तो ये योजना ध्यान रखनी है कि कौन से राज्य की है। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की, ध्यान रखना। और लाडली बहन योजना, ठीक है, वो किधर की है, वो मध्य प्रदेश की। अभी नीचे इस पे हम पूरा एक आर्टिकल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जय शाह ने रिकॉर्ड बना दिया। जय शाह कौन है, अभी बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अब वो यंगेस्ट आईसीसी के चेयरमैन बन गए। आईसीसी क्या, क्रिकेट बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, वहाँ का बोर्ड। तो ये एक इतिहास बना है। जय शाह का नाम याद रखना, आईसीसी का नाम याद रखना है। लड़की बहन योजना कौन से राज्य की है, महाराष्ट्र की है। आर्टिकल पढ़ते हैं, हर दिन हम एक आर्टिकल देखते हैं तो देखेंगे। ये आज का आखिरी है, एक मिनट दीजिए बस। आर्टिकल पढ़ने से क्या होता है, समझ डेवलप होती है। आर्टिकल पढ़ने से क्या होता है, ऐसे लिखने के लिए पॉइंट मिलते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हिट एंड मिस छोटा सा आर्टिकल है, हर दिन पढ़ेंगे हम। कैश ट्रांसफर स्कीम में कंट्रीब्यूट इलेक्शन विन, ऐसा ही इसमें डिस्कशन किया। तो डिस्कशन आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, मैंने इसके पॉइंट्स बनाए जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मुझे लगे। बेनिफिट क्या है देखिए कैश ट्रांसफर का। एक तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी, अब लोग की इनकम ही नहीं बढ़ी। तो अगर आप 2100 रुपये दे दोगे तो ये महिलाओं को, तो क्या होगा, एक परिवार की इनकम बढ़ जाएगी, परिवार की इनकम बढ़े। वुमेन इंपावरमेंट होगा, क्योंकि वुमेन के अकाउंट में, तो वुमेन क्या करेगी, अब परिवार में जो भी इकोनॉमिक फैसले होंगे उनको लेने में क्या करेगा, वुमेन का रोल रहेगा, क्योंकि 2100 रुपये वो भी तो ला रही घर। ये हो गया। पॉलिटिकल डिविडेंड्स इसके होते हैं, हाँ पॉलिटिकल डिविडेंड तो होते ही, वो उतने राज्यों में जीत रहे। जम के वुमेन का परसेंटेज बढ़ रहा है वोटिंग में, क्योंकि अब डायरेक्ट वुमेन को बेनिफिट मिल रहा है। आजकल तो योजनाएं ऐसे चलती है, जैसे कि हमारी उज्ज्वला योजना हो गई, उसमें भी वुमेन को सिलेंडर मिलता है। आपने राशन कार्ड देखा होगा, पीडीएस, उसमें भी वुमेन को हेड बना दिया। तो जब से मोदी जी आए इसमें वुमेन को तो काफी, उनके मतलब काफी योजनाएं उनको मिल रही। अभी एक बिल आया था जिसमें 33% रिजर्वेशन हो गया, 33% रिजर्वेशन हो गया ना लोकसभा की सीटों में, वो भी इसी सरकार में आया। तो वुमेन पर काफी फोकस है, क्योंकि वुमेन को जो स्कीम के तहत दिया जा रहा है उससे क्या होता है, सरकार को एकदम से बेनिफिट मिलता है, सही है। क्योंकि वुमेन वोट डालती है, वोटिंग परसेंटेज बनता है, वो बढ़ता है, और बीजेपी बहुत सारे राज्यों में जीत रही। तो ये हो गया। ड्रॉबैक्स क्या है, देखिए ड्रॉबैक्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप बेसिक ड्रॉबैक्स है, अगर आप किसी को 2100 रुपये सीधे वो दे दोगे, हमको न्यूट्रल आंसर लिखना है, सही है, एक तरफ टिल्ट मत करिए। जब आपको पॉइंट्स लिखने होंगे तो दोनों तरफ लिखने होंगे। तो ड्रॉबैक क्या है इसका,
ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई व्यक्ति को 2100 रुपये ऐसे ही मिल जाएगा तो वो काम क्यों करेगा। अभी आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेबर की शॉर्टेज हो रही। जब किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, लेबर की शॉर्टेज से लेबर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेबर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कुल मिला के कहानी वही है कि भाव भी बढ़ जाएगा तो 2100 रुपये किस काम के फिर। और आप ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये सारा पैसा अगर डेवलपमेंट में खर्च होता, एसेट बिल्ड करने में खर्च होता, तो इससे कल को कमाई होती, इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती। अब इससे होगा क्या, ये हम कैसे लोग को दे रहे हैं, आप खुद सोचो। वो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो इनएफिशिएंट वो लोग हैं, वो हमारे जैसे लोग हैं, वो उसका कंजम्पशन में यूज कर देंगे 2100 रुपये का, ठीक, उसका कंजम्पशन में यूज करेंगे। तो क्या होगा कल को, वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसी को बढ़ाएगा। वो हमारे क्या करेगा, बैलेंस शीट को, जो सरकारों की बैलेंस शीट है उस पर दबाव डालेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले खबर पड़ी होगी, दिल्ली केंद्र सरकार के पास गई 10,000 करोड़ की डिमांड करने, बोले 10,000 करोड़ का लोन दे दो। आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि दिल्ली जब से बना है तब से सरप्लस स्टेट था, दिल्ली कभी कर्जा ही नहीं लेता था। पर आप देखो इतनी उन्होंने स्कीम चलाई, इसको रेवड़ी स्कीम कहते हैं, सही है। तो यहाँ आर्टिकल में भी आपको दिख जाएगा, देखो मैं जूम कर देता हूँ। तो ये क्या है, कल्चर ऑफ फ्रीबीज, देखो कल्चर ऑफ फ्रीबीज और रेवड़ी, ये जो स्कीम मिलती है इससे क्या होता है, ये भाई चुनाव तो जीत जाते हैं पर ये शॉर्ट टर्म वो मेजर, आज चुनाव जीतोगे फिर 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद वो 2100 का भाई वो 2500 देना पड़ेगा और कर्जा और कर्जा। इससे बढ़िया तो पेंशन ही दे देता। वही बात चल रही, उधर का पैसा अब तुमने घुमा के वो इधर कर दिया। अब इससे क्या होता है, इससे एक्सपेंशन के पैसे नहीं मिल रहे, पुल बनाने के पैसे नहीं मिल रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के पैसे नहीं मिल रहे, पैसे किधर, तुम तो सब 2100 इधर दे रहे हो। तो ये जो मनी का है ये इनएफिशिएंट यूज, इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं, ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, एडवर्स इफेक्ट हो। अब एक तरफ सरकार क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लेबर पार्टिसिपेशन हो वुमेन का। अब 2100 रुपये अगर आप गरीब वुमेन को दोगे तो वो जो वुमेन काम कर रही उसे भी तो डिसअपॉइंटमेंट होगा कि यार मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे काम करके 5,000 7,000 मिलते हैं और ये बैठे बैठे इनको 2100 मिल गए, तो मैं भी बैठ जाती। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होगा वुमेन का वो कम हो जाए, ये भी एक इशू है। तो लॉन्ग टर्म उसका खराबी है। अब क्या होगा, कैश ट्रांसफर क्या करता है, कैश ट्रांसफर एक अल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा है। ये कुछ ऐसा है कि तुमको, अब सरकार क्या करती है, इतने पैसे का उपयोग करती है रोजगार डेवलप करने के लिए, सरकार वो तो कर नहीं रही, सीधा कैश ट्रांसफर कर दे रही। अब वो क्या हो गया कि आपको शॉर्ट टर्म में ये कुछ ऐसा है, आपको शुगर हो गया तो आपको बोल रहे डाइट वाइट कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं, इंसुलिन लेते रहो। लॉन्ग टर्म में हमेशा वो खराबी है। शॉर्ट टर्म का जो भी गेन होगा, जनरली ऐसा होता है इकोनॉमी के क्षेत्र में, जो भी शॉर्ट टर्म काम होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्रिएट लॉन्ग टर्म पेन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्रिएट लॉन्ग टर्म गेन, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ये पूरा एक इश्यू है जो शॉर्ट टर्म है, ये सब। अच्छा, कंक्लूजन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आप यूज कर सकते हो ऐसे में। कंक्लूजन क्या है, द कॉस्ट इज नॉट जस्ट अ फिस्कल, यानी फिस्कली कॉस्ट नहीं है वो, केवल इंडिया बैडली नीड्स गवर्नमेंट पॉलिसी अलाइंड विद द लॉन्ग टर्म नेशनल नॉट नियर टर्म इलेक्टोरियल इंटरेस्ट। तो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं सब, इसमें क्या है तो दिख ही रहा, लेकिन उससे क्या हो रहा है, अपना फायदा नहीं हो रहा। ये इस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ट्वाइस ईयरली शॉट कुड हेल्प एंड एड्स ओनली इफ इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। तो एक ऐसी दवाई इन्होंने बना दी है, इसका टेस्ट भी इन्होंने लैटिन अमेरिका में किया, तो लैटिन अमेरिका एक्सक्लूडेड। 100% एफिशिएंसी है इसकी जी, 100% एफिशिएंसी। अगर इसको सस्ता मतलब कर दिया जाए, जेनरिक मतलब इसको बहुत सस्ता फॉर्मूला बना दिया जाए इसका, तो एक अब अफ्रीका जैसे देशों में देखो, अफ्रीका जैसे देशों में वहां क्या है, काफी लोग को एड्स है। साउथ ईस्ट एशिया देख रहे हो, पूरा साउथ ही है, कैरिबियन सब साउथ में, ग्लोबल साउथ कहते हैं हम इसको। इधर ये बीमारियां भी ज्यादा है, गरीबी भी ज्यादा है, तो इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि सस्ती दवाइयां बने। तो ये देख रहे हो आप, 100% इफेक्टिव है अभी तक। तो ये क्लोजेस्ट है कि वर्ल्ड ने जो है एक वैक्सीन डेवलप कर ली, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं पर क्लोजेस्ट। ये दो आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताना स्पीड ठीक है हमारी, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि हम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और फैक्ट्स पे नहीं, ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो, आप ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आपका जो भी रिव्यू हो वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में वो डालिए, मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा। थैंक यू वेरी मच।